वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के स्पेशल सेशन में हमारा स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो उन सभी स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स की गहरी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सीधे सवाल बनते हैं। तो इस डीप डाइव में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सही कहा आपने। आज हमारे पास इंडिया एंड इट्स नेबरहुड यानी भारत और उसके पड़ोसी देश, इस पर आधारित कुछ बेहद डिटेल्ड और डेटा रिच नोट्स हैं। आज का हमारा मिशन है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का यानी पड़ोस प्रथम नीति का एक गहराई से विश्लेषण करना। हाँ, क्योंकि थ्योरी में तो इस नीति के मुख्य उद्देश्य बहुत साफ है ना? जैसे कि क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक कनेक्टिविटी और काउंटर टेररिज्म पर जोर देना। पर देखिए, थ्योरी और ग्राउंड रियलिटी में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स और ग्रेट पावर कंपटीशन के चलते ये पूरा रीजन आज दुनिया के सबसे वॉलेटाइल मतलब अस्थिर हिस्सों में से एक बन गया है। एग्जैक्टली। और इसीलिए हमें करंट अफेयर्स को क्लोजली देखना पड़ता है। पिछले 1-2 सालों में इतने बड़े बदलाव आए हैं कि पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ही बदल गई है। वही तो आज हम समझेंगे कि 2024 और 2025 में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस पूरे रीजन का नक्शे कदम बदल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वेस्टर्न बॉर्डर से, जहां स्थिरता हमेशा से सबसे बड़ी चुनौती रही है। राइट। वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं। हाँ, 1947, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध। ये सारी डेट्स एग्जाम्स के लिए वैसे ही बहुत क्रूशल हैं, लेकिन आज हमारे सोर्सेज एक बिल्कुल ताज़ा और गंभीर संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2025 के पहाड़गम संकट की। जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़गम में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 सिविलियंस की जान चली गई और भारत ने इसका सीधा आरोप पाकिस्तान लिंक्ड ग्रुप्स पर लगाया। वेट, 26 सिविलियंस, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इस पर भारत का रिस्पॉन्स कैसा रहा? क्योंकि पुराने युद्धों से अगर तुलना करें तो क्या मिलिट्री एक्शन हुआ? नहीं, इस बार का रिस्पॉन्स एकदम अनप्रेसिडेंटेड था। मिलिट्री से ज्यादा डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन देखने को मिला। भारत ने सीधे वीजा कैंसिल किए, उनके डिप्लोमेट्स को वापस भेजा और अटाली बॉर्डर क्रॉसिंग को कंप्लीटली बंद कर दिया। ओह वाओ, मतलब सीधा आर्थिक और डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मैंने नोट्स में देखा कि एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया था इंडस वाटर्स ट्रीटी को लेकर। हाँ, और ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। 1960 की जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है, जिसे हम सिंधु जल संधि कहते हैं, भारत ने उसके तहत अपना सहयोग सस्पेंड कर दिया। एक मिनट, ये वही संधि है ना जिसको वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था, जिसमें ईस्टर्न रिवर्स भारत को और वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को दी गई थी? बिल्कुल वही, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता वाली संधि। और इसका सस्पेंड होना एक मामूली बात नहीं है। 50-60 साल से ये संधि चल रही थी बिना किसी बड़ी रुकावट के। तो यहाँ पर मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा ताकि स्टूडेंट्स इसको बेहतर समझ सकें। देखिए, इंडस वाटर्स ट्रीटी ना एक जियोपॉलिटिकल शॉक अब्जॉर्बर की तरह थी। इसने लगातार 4 युद्ध झेले पर टूटी नहीं। सही पकड़ा आपने, शॉक अब्जॉर्बर। लेकिन अब अगर गाड़ी से वो शॉक अब्जॉर्बर ही निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान की वार्निंग्स के मुताबिक आगे का सफर कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पानी को रोकना एक बहुत बड़ा वेपन है। बहुत बड़ा। देखिए, पानी को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज करना पूरे रीजन के डायनामिक्स को हिला देता है। पाकिस्तान की पूरी आर्थिक स्थिति और एग्रीकल्चर इन्हीं वेस्टर्न रिवर्स पर निर्भर है। राइट। तो भारत ने क्लियर मैसेज दिया कि आतंकवाद और पानी का फ्लो, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पैराडाइम शिफ्ट है जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। वही ना। खैर, वेस्टर्न बॉर्डर की समस्या तो मिलिटेंसी और बॉर्डर्स की है, लेकिन अगर हम थोड़ा शिफ्ट करें और ईस्टर्न बॉर्डर पर जाएं तो वहां की समस्या बिल्कुल अलग है। वहां अचानक से राजनीतिक अस्थिरता यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। हाँ, बांग्लादेश का क्राइसिस अगस्त 2024 का वो राजनीतिक भूकंप जिसने सबको हैरान कर दिया। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश छोड़कर आना पड़ा। और उन्होंने भारत में शरण ली, राइट? लेकिन एक बात बताइए, उनके अचानक जाने से वहां एक पावर वैक्यूम कैसे बन गया? क्योंकि उनका जाना इतना अचानक था कि वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड पैदा हो गया।
बांग्लादेश के संविधान में ऐसी स्थिति के लिए इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनाने का कोई क्लियर मैकेनिज्म था ही नहीं। अच्छा, तो जब संविधान में रूल ही नहीं है तो देश कौन चलाएगा, ये सवाल उठ गया। लेकिन इस इंटरनल मैटर का भारत पर क्या असर पड़ा? बहुत बड़ा असर पड़ा। देखिए, भारत और शेख हसीना की सरकार के बीच बहुत करीबी रिश्ते थे। सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो, बॉर्डर मैनेजमेंट हो या आर्थिक समझौते, सब में उनका बड़ा रोल था। तो उनके हटते ही इन सारी चीजों में अचानक से अनसर्टेनिटी आ गई होगी। एग्जैक्टली, पूरा सिस्टम एक तरह से रुक गया। और जहां ऐसी अस्थिरता होती है, वहां नए खिलाड़ी मैदान में उतर आते हैं। जिसे हम जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। यहाँ पर एंट्री होती है चाइना की, है ना? बांग्लादेश अब इंडिया और चाइना के बीच एक डायरेक्ट स्ट्रैटेजिक कंपटीशन का मैदान बन गया है। बिल्कुल, चाइना ने वहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि भारत अभी सिचुएशन को असेस कर रहा है, तो उन्होंने उस गैप का फायदा उठाया। ये तो मुझे बिल्कुल किसी म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा लग रहा है। जैसी म्यूजिक रोका, मतलब हसीना जी कुर्सी से हटी, क्या चाइना ने तुरंत उस कुर्सी को हथियाने की कोशिश की? ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है यहाँ। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पहले से ही वहां एक्टिव था, पर इस पॉलिटिकल वैक्यूम ने उन्हें एक एक्स्ट्रा लेवरेज दे दिया। तो हमारे स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि ईस्टर्न बॉर्डर पर अब सिर्फ ट्रेड का मुद्दा नहीं है। वहां चाइना की बढ़ती प्रेजेंस एक बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज बन गई है। सही बात है। और चाइना के इस प्रभाव को हमें सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं देखना चाहिए। अगर हम नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ चलें, तो वहां एक और पड़ोसी देश है जहां चाइना का फैक्टर बहुत बड़ा है। आप नेपाल की बात कर रही हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल रूप से भारत के बहुत करीब मानते हैं। यहाँ पर दोस्ती और विवाद दोनों एक साथ चलते हैं। हाँ, और ये रिश्ता शुरू होता है 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप से। इस फाउंडेशन को समझना BPSC एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसी ट्रीटी के तहत ही दोनों देशों के नागरिकों को ओपन बॉर्डर्स और एम्प्लॉयमेंट राइट्स मिले हुए हैं। ट्रेड के मामले में भी भारत नेपाल का सबसे बड़ा पार्टनर है। जी, और ट्रेड के अलावा एक और बड़ा सेक्टर है हाइड्रो पावर। हिमालयन रिवर्स की वजह से नेपाल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल मैसिव है और क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड दोनों के आर्थिक विकास के लिए अहम है। लेकिन इन सब अच्छी बातों के बीच वहाँ एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट भी है, सीमा विवाद, जो कि 3 खास इलाकों को लेकर है: कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। एग्जैक्टली, ये तीनों इलाके ठीक इंडिया, नेपाल, चाइना के ट्री जंक्शन पर स्थित हैं और इसी जगह पर आकर सारे जियोपॉलिटिक्स उलझ जाती है। ये ट्री जंक्शन वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे ये सिचुएशन ना एक फ्लैटमेट या रूममेट वाली लगती है। सोचिए, दोनों देश एक रूममेट की तरह बिल्कुल फ्री होकर रहते हैं, दरवाजे खुले हैं। हाँ, ओपन बॉर्डर्स की वजह से। वही, बिजली का बिल भी शेयर कर रहे हैं, यानी हाइड्रो पावर। लेकिन फ्लैट की जो पीछे वाली बैल्कनी है, जो ट्री जंक्शन पर पड़ती है, उस पर रोज बहस होती है कि ये हिस्सा मेरा है या तुम्हारा। और उस बैल्कनी के ठीक सामने चाइना का फ्लैट है, जो दोनों की बहस का फायदा उठाना चाहता है। वाह, क्या बात है, बिल्कुल यही हो रहा है वहां। तो नेपाल इस सिचुएशन में एक बैलेंसिंग एक्ट खेलता है ताकि भारत और चीन दोनों से फायदा ले सके। सही कहा। नेपाल अपनी ज्योग्राफी और इस बॉर्डर डिस्प्यूट का इस्तेमाल करके खुद को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में रखने की कोशिश करता है, और भारत के लिए ये डिप्लोमेटिक चैलेंज है कि दोस्ती बनाए रखे पर अपनी सॉवरेनिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। चलिए, अब उस तीसरे खिलाड़ी पर आते हैं जो हर जगह अपनी नाक घुसा रहा है, चाइना। नेपाल की बात हो या बांग्लादेश की, चाइना का नाम आना तो तय है। हमारा सबसे लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, उन्हीं के साथ है। बिल्कुल, और LAC पर टेंशन्स कोई नई बात नहीं है। 1962 का युद्ध और 2020 का गलवान वैली क्लैश दोनों देशों के बीच के इतिहास के सबसे बड़े और सेंसिटिव मुद्दे हैं। अचानक से इंडियन गुड्स पर स्टीप टैरिफ्स यानी भारी इंपोर्ट टैक्स लगा दिए। ओह, मतलब अमेरिका के साथ एक तरह का ट्रेड वॉर शुरू हो गया था। इसने तो इंडिया US रिश्तों में जरूर बहुत स्ट्रेन पैदा किया होगा। बहुत ज्यादा। और इसका डायरेक्ट नतीजा ये हुआ कि भारत को अपने ट्रेड पार्टनरशिप्स को बचाने और डाइवर्सिफाई करने के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़े। उन्हें मजबूरन चाइना और यूरोप के साथ अपनी आर्थिक डील्स बढ़ानी पड़ी। एक सेकंड, मजबूरन चाइना के साथ, मतलब 2025-26 में इंडिया चाइना के डिप्लोमेटिक इंटरैक्शंस एक्चुअली बढ़ गए थे। जी हाँ, यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। इकोनॉमिक रियलिटी और बॉर्डर टेंशन बिल्कुल अलग दिशा में चलने लगे। आज इन दोनों के बीच सालाना ट्रेड $130 बिलियन, $130 बिलियन से भी ज्यादा का है। $130 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और किन चीजों में हो रहा है ये ट्रेड?
मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी मशीनरी और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मा सेक्टर के रॉ मटेरियल्स। इन सब में हमारी डिपेंडेंसी उन पर काफ़ी हाई है। साथ ही मैंने नोट्स में देखा कि ब्रिक्स, एससीओ और G20 जैसे बड़े मंचों पर दोनों देश एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों मिलकर वेस्टर्न हेजेमनी को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, जबकि बॉर्डर पर उनकी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। एक तरफ सेनाएं LAC पर आमने सामने हैं, दूसरी तरफ 130 बिलियन का ट्रेड और ब्रिक्स में गले मिलना। क्या सच में इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता? क्या यहाँ सिर्फ फ्रेनेमी यानी दोस्त दुश्मन होते हैं? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा नेशनल इंटरेस्ट पर चलते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी इतनी आपस में जुड़ी हुई है कि आप जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। देश अब समझ गए हैं कि युद्ध से आर्थिक नुकसान दोनों का होगा। तो मतलब बॉर्डर पर तनाव अपनी जगह है और फैक्ट्री में बनने वाला सामान अपनी जगह। इस विरोधाभास को समझना ही डिप्लोमेसी है। एग्जैक्टली। और बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये एक परफेक्ट मेंस एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द डाइकोटमी ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट ट्रेड डेटा। बहुत बढ़िया पॉइंट दिया आपने। तो अब इन सभी अलग अलग फ्रंट्स को देखने के बाद पाकिस्तान का आतंकवाद, बांग्लादेश की अस्थिरता, नेपाल का बैलेंसिंग एक्ट और चाइना का ट्रेड पैराडॉक्स, अब वक्त है इस पूरे साउथ एशिया की बिग पिक्चर को सिंथेसाइज करने का। जी, बिग पिक्चर ये है कि इस रीजन में अब सिर्फ पड़ोसियों के आपस के झगड़े नहीं हैं। यहाँ एक ग्रेट पावर कंपटीशन चल रहा है जिसमें चाइना, यूएस और रशिया तीनों का बड़ा इन्फ्लुएंस है। और इसमें चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार है। तो भारत इस सब का सामना कैसे कर रहा है? हमारी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? भारत की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को मजबूत करना और मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस विजन पर काम करना। हाँ, और रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी तो भारत बहुत जोर दे रहा है, राइट? ताकि हम अपने पड़ोसियों से आर्थिक रूप से जुड़े रहें और चाइना उन्हें पूरी तरह इन्फ्लुएंस ना कर पाए। बिल्कुल सही। स्टूडेंट्स को यहाँ कुछ की डेटा पॉइंट्स पक्के तौर पर याद रखने चाहिए। एक क्विक रिकैप दे देते हैं। हाँ, चलिए डेटा पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। पहला 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी और 2025 का पहलगाम क्राइसिस। दूसरा, अगस्त 2024 का बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस। तीसरा, 1950 की इंडिया नेपाल ट्रीटी। और चौथा, 1962 और 2020 के चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ उनके साथ बढ़ता व्यापार। ये सभी फैक्ट्स और साल जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री के बहुत बड़े माइलस्टोन्स हैं। तो इस विस्तार से की गई चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, भारत के लिए अपने पड़ोसियों के साथ डिप्लोमेसी करना किसी टाइट रोप यानी रस्सी पर चलने जैसा हो गया है। एक तरफ आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता है जिसे संभालना है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल सुपर पावर्स का भारी दबदबा है जिसको काउंटर करना है। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले श्रोताओं और स्टूडेंट्स के सोचने के लिए एक आखिरी बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसी चीज जो नोट्स में ठीक सामने नहीं थी पर हमारे डिस्कशन से निकल कर आती है। जरूर, वो क्या है? अगर यूएस टैरिफ्स जैसी ग्लोबल आर्थिक घटनाएं भारत और चाइना जैसे कट्टर राइवल्स को आपस में इतना बड़ा ट्रेड बढ़ाने पर मजबूर कर सकती हैं, तो क्या आने वाले समय में जियो इकोनॉमिक्स यानी व्यापार और पैसा बॉर्डर डिस्प्यूट से ज्यादा ताकतवर साबित होगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या सच में पैसे और सप्लाई चेन्स के आगे पुरानी दुश्मनी भुलाई जा सकती है? इस पर आप लोग खुद रिसर्च कीजिएगा, यह आपके एनालिटिकल आंसर्स में बहुत काम आएगा। बिल्कुल, इन्हीं मुद्दों को रिवाइज करते रहिए और खुद से इन नए जियोपॉलिटिकल पैटर्न्स को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। आज के बिहार मैटर्स के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण एग्जाम की तैयारी में मदद करेगा। अगले सेशन में हम एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बिहार मैटर्स।